आज मैं पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कदम पर महसूस होता था कि प्यार की एक नई दास्तान लिखने जा रही हूँ। उसके चेहरे की पहली झलक देखने का इंतजार था, जिसके बारे में मैंने सपने में सोचा था। जिस दिन मेरा बीए का रिजल्ट आया, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी कि आगे कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन माँ की बातें सुनकर मेरी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया था। उन्होंने साफ कह दिया, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर पर बैठो। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, उनकी भी पढ़ाई का खर्चा है। इसके अलावा भी और ज़रूरतें होती हैं। अब तुम्हारे पापा अकेले क्या क्या देखेंगे। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर माँ, आप जानती हैं कि आगे पढ़ना मेरा सपना है। मेरी सारी सहेलियां आगे एडमिशन ले रही हैं और मुझे भी पढ़ना है। लेकिन मेरी माँ की ना हाँ में नहीं बदली। बस बस रहने दो, तुमसे भी छोटी 2 बहनें हैं, उनको भी मैंने अपने घर बार का करना है। अब तुम आगे पढ़ाई को भूल जाओ। अब जो भी करना हो ससुराल में जाकर कर लेना। मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं जवान लड़कियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा उठाने के हक में नहीं हूँ। जो मैंने कह दिया उसे अपने दिमाग में बिठा लो। मैं अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। माँ का अंदाज 2 टूक था। पापा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया, अपनी माँ से पूछ लो, जैसा वो कहती हैं वैसा ही कर लो। लेकिन मैं जानती थी कि माँ का फैसला क्या होगा। हमारे मोहल्ले में एक रजिया बुआ रहती थी। पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियों का रिश्ता वही कराती थी। माँ ने तो अब रजिया बुआ को भी घर बुलाना शुरू कर दिया था और हर दूसरे तीसरे दिन बुआ किसी न किसी को घर में लेकर आती थी। मैं अच्छी कद काठी की लड़की थी और शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों माँ को उनके पसंद का दामाद तक नहीं मिल रहा था। न जाने वो क्या चाहती थी। एक दिन मुझे उनके इरादों की खबर हो गई जब वो एक दिन रिश्ते वाली पर बरस पड़ी। उस दिन बुआ अपने साथ एक औरत को लेकर आई थी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का, यही कोई 50 साल का आदमी भी था। वो आदमी काला, मोटा और भद्दे नक्श का था। उसे देखकर मुझे डर से झुरझुरी आ गई थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई, अगर ये दोनों पति पत्नी देखने में इतने डरावने हैं तो उनका बेटा भी जरूर इनके जैसा ही होगा। जब माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में चाय लाने को कहा तो मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। लेकिन मजबूरी थी। अगर नहीं जाती तो माँ मुझे डांट देती और मैं हमेशा उनके गुस्से से डरती थी। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का माहौल बहुत ही भारी लग रहा था। माँ बहुत गुस्से में थी और उनके चेहरे के हाव भाव बहुत ही अलग लग रहे थे, जैसे वो अभी उस औरत के मुंह पर चांटे मार देंगी। वो औरत मुझे देखकर कहने लगी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, हमारे भाई के साथ बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी। उनकी बात सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। फिर वो आदमी कहने लगा, दीदी बात तो आपकी ठीक है, ये लड़की मेरे साथ खूब जचेगी। उसकी बात पर मैंने हैरानी से सर उठाकर उसे देखा। वहीं माँ के चेहरे पर भी गुस्से और नापसंदीदगी के भाव फैल गए थे। माँ मुझसे गुस्से से बोली, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद मेहमानों को चाय दे दूंगी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की। मैं तो उसके लड़के का पिता समझ रही थी और वो खुद मुझसे शादी करने की इच्छा रखता था। उन लोगों के जाने के बाद माँ बुआ पर बुरी तरह बरस पड़ी और बुआ ने भी कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वो अपने भाई का रिश्ता डाल देगी, जबकि घर से तो वो मुझे यही कहकर आई थी कि वो अपने बेटे की ही शादी करना चाहती है। माँ ने बुआ को खूब सुनाई, अब आगे जिसको भी लेकर आना खूब छानबीन करके लाना। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं जो हर अरे गहरे के सामने मुंह उठाकर बैठ जाए। कुछ समय तक तो बुआ ने भी माँ की बातों पर मुंह फुलाए रखा, लेकिन फिर एक दिन वो हाँफते हाँफते माँ के पास आई। अरे बहन, तुम्हारी बेटी राज करेगी, लाखों में खेलेगी। जो भी सुनेगा उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी की किस्मत इतनी शानदार हो सकती है, किसी को यकीन नहीं हो सकता। बुआ की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए और माँ भी रिश्ते की जानकारी जानने के लिए बेताब हो गई। जब से ताई जी की तीनों बेटियों के रिश्ते तय हुए थे, तब से माँ हाथ में सरसों जमाना चाहती थी। वो रजिया बुआ से बार बार यही कह रही थी कि कोई ऐसा रिश्ता दिखाओ जो चट मंगनी पट बिहा वाला मुहावरा सच साबित कर दे। मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर से विदा करना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि माँ ताई जी की वजह से ऐसा कह रही हैं। जब से उनकी तीनों बेटियों के एक साथ रिश्ते तय हुए थे, उनकी गर्दन तो जैसे अकड़ सी गई थी।
वो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी और उनके रवैये से माँ हमेशा बेचैन रहती थी। और अब भी कल वो ताई के घर से जब वापस आई तब से बहुत गुस्से में थी और बार बार बड़बड़ाए जा रही थी। ताई की बेटियां मुझसे 2-4 साल बड़ी थी और एक मेरी हम उम्र थी और अब ताई को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है जो हर कोई उसकी शादी के पीछे पड़ गया है। जब से इस औरत की तीनों बेटियों के रिश्ते हुए हैं तब से वो खुद को सयानी समझने लगी है, जैसे उसके सबके बारे में बात करने का हक मिल गया हो। माँ लगातार गुस्से से बड़बड़ा जा रही थी और मैं चुपचाप उनके गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अब जब रजिया बुआ ने ये खुशखबरी सुनाई तो माँ के दिल की तो मुराद पूरी हो गई थी। माँ ने पापा से खातिरदारी के नाम पर खूब पैसे ऐंठ लिए। कहने लगी, आने वाले मेहमान बहुत अमीर लोग हैं, उनकी खातिरदारी के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए होंगे। पापा ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी के लोगों में देखा करो। ऊंचे लोगों में रिश्ते करने से बहुत सारे मुद्दे पैदा हो जाते हैं। मेरी माँ ने अपनी नाक से जैसे मक्खी उड़ाई कि जब हमारी बेटी लाखों में खेलेगी तो अपने घर पर राज करेगी, तो तुम देखना, तुम खुद मेरी दूरदर्शिता की तारीफ करोगे। पापा ने चुपचाप पैसे निकाल कर माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने घर की मुझसे खूब साफ सफाई करवाई, नए पर्दे नए कुशन लगवाए। फिर मुझे पैसे देकर बोली, अपना अच्छा सा फेशियल करवा लो और बाल भी आजकल के नए जमाने के अंदाज में कटवा लो। देखती नहीं हो तुम्हारी ताई की बेटियां कैसे फैशन करती हैं और कैसे उन्होंने अपने मामूली नक्शों को भी रगड़ रगड़ कर खूबसूरत बना लिया है। माँ की ये रगड़ाने वाली बात पर मुझे हंसी आ गई थी। फिर जिस दिन मेहमान आने वाले थे उसी दिन मैं माँ के कहने के अनुसार पार्लर चली गई। मैं भी दिल ही दिल में अब ये चाहने लगी थी कि इस जगह पर मेरा रिश्ता हो जाए, क्योंकि एक तो मुझे माँ की टेंशन खत्म हो जानी थी और दूसरा जब से मैंने ये सुना था कि लड़का अमेरिका में रहता है और शादी के बाद अपनी पत्नी को भी अमेरिका में ले जाना चाहता है, तब से जैसे मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को अमेरिका में घूमते फिरते हुए देखने लगी थी। हालांकि इससे पहले मुझे शादी का कोई शौक नहीं था और ना ही मैंने कभी आम लड़कियों की तरह सपने सजाए थे, लेकिन अब जब से माँ हर समय शादी की रट लगाए हुए थी तब से मैं भी अपने होने वाले पति के बारे में सोचने लगी थी। न जाने वो कौन होगा जो मेरी जिंदगी में शामिल होगा, वो कैसा होगा। मैं भी चाहती थी कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी तन्हाई बांटूं, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं और जिसका हाथ थाम कर मैं दूर तक चलती चली जाऊं। अक्सर मैं इन ख्यालों में खो जाती थी। पार्लर से तैयार होकर जब मैं घर आई तो माँ मुझे देखकर हैरान थी। मेरे चेहरे पर न्यू मेकअप लुक देखकर माँ भी मुझे सराहे बिना न रह सकी। जब मेहमानों ने मुझे देखा तो उन्हें मैं बेहद पसंद आई। आज ही उन्होंने मेरे हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए और मेरे माँ बाप से कहने लगे, आप लोग भी जल्दी ही हमारे घर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। उनकी तरफ से मेरे लिए हाँ पाकर मेरी माँ के तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। माँ बहुत खुश थी, लेकिन पापा इतनी जल्दी कोई फैसला करने पर तैयार नहीं थे। पापा का कहना था, शादी विवाह के मामले हैं, सोच समझकर फैसला करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। उम्र भर का साथ होता है लड़के और लड़की का, भगवान न करे कुछ गड़बड़ हो गई तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माँ को तो बस जल्दी ही करनी थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद जब माँ बाप लड़के को देखने के लिए गए तो मैं बेकरारी से उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मेरी छोटी बहन मेरी बेकरारी देखकर मुझे चिढ़ाने लगी, दीदी क्या बात है, आपने आज से पहले तो माँ बाप का कभी इतना तड़प के साथ इंतजार नहीं किया। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह झेप गई थी। फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मम्मी पापा को वो लोग बहुत पसंद आए थे और लड़के ने भी माँ बाप से वीडियो कॉल पर बात की थी। मेरी माँ कहने लगी, लड़का तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक कमी थी, वे लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, क्योंकि मेरा होने वाला पति जैन वहाँ अकेला रहता था और वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द शादी करके अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए, ताकि उसकी तन्हाई दूर हो सके और कोई उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो। ये लोग एक हफ्ते के अंदर ही मेरी जैन के साथ शादी करके मेरे कागजात बनवाने पर जोर देने लगे। उन्होंने अपने बेटे जैन को फोन कर दिया था कि रिश्ता डन है, तुम अमेरिका से टिकट कराकर फौरन हिंदुस्तान आ जाओ। जल्दी जल्दी शादी करके एक ही हफ्ते में सब कुछ निपटाना था और फिर एक हफ्ते के बाद अमेरिका के लिए निकल भी जाना था। इस जल्दबाजी पर मेरे पापा हैरान थे, जबकि मेरी माँ को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पापा इतनी जल्दी फैसला करने के खिलाफ थे। कहने लगे, अभी समय है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, कुछ सोच समझ लो। आखिर क्या वजह है कि वे लोग इतनी जल्दी मचा रहे हैं।
वे लोग तो पैसे वाले हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि जैन जैसा हैंडसम बिजनेसमैन लड़का हम जैसे मामूली घर में रिश्ता जोड़ रहा है और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी बेटी को अमेरिका भी लेकर जा रहा है। मुझे कोई और ही गड़बड़ लग रही है। अब की बार माँ ने भी अपना सिर थाम लिया। आपको हर बात में शक करने की आदत है। भला हमारी बेटी में कोई कमी है? लाखों में एक है और वो लोग तो उसे देखते ही पसंद कर गए थे। अब जब परिवार के बाकी लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी का इतना ऊंचा नसीब है तो आप देखिएगा, जल जल कर मर जाएंगे सब लोग। माँ परिवार को जलाने की खुशी में पापा की किसी भी दलील को ध्यान में नहीं ला रही थी और फिर वही हुआ जो माँ चाह रही थी। दरअसल मेरी भी यही इच्छा थी। जब से मैंने जैन की तस्वीर देखी थी तब से उसे अपने सपनों में सजा लिया था। वो ऐसा था जिसे देखकर इंसान मोहित हो जाए। माँ के कहने पर मैंने भी वीडियो कॉल पर जैन से बात की थी और उसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। नजरें शर्म से झुक गई थीं। ये शर्मो हया नेचुरल थी। मैं अपने होने वाले पति से पहली बार आमने सामने बात कर रही थी, लेकिन उसकी प्यारी और खूबसूरत मोहब्बत भरी आवाज से मैं जल्दी ही रिलैक्स हो गई थी। उसके साथ मैं हल्की फुल्की बातें करने लगी। उसने भी मुझे धीरे धीरे विश्वास में ले लिया था। वो वैसा ही खूबसूरत था जैसा कि तस्वीर में दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा गम था। चेहरे पर दुख की परछाइयां नजर आ रही थी। क्या उसे इस नए रिश्ते में बंधने से कोई खुशी नहीं मिल रही थी? वो चुपचाप मुझे देख रहा था। जैन की माँ मेरी उंगली में जैन के नाम की अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म कर गई थी। मंगनी के तमाम तामझाम के बाद वे लोग तोहफे वगैरह देकर लौट गए थे। उनके जाने के बाद जब मैंने वो सारे तोहफे खोले तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। बेहतरीन कपड़े, गहने और क्या कुछ नहीं था जो मेरे ससुराल वाले मेरे लिए लेकर आए थे। ऐसा मेकअप मैंने सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही देखा था और जब ये सारी चीजें मैंने अपने सामने देखी तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं आ रहा था। माँ भी मुझे खुशी से देखकर निहाल हो रही थी। समय जैसे पर लगाकर उड़ने लगा था और फिर एक दिन मम्मी ने बताया कि जैन अमेरिका से आ चुका है और 3 दिन बाद तुम्हारी और जैन की शादी है। शादी बहुत ही सादगी से होगी। मेरा दिल फिर से नए सपने सजाने लगा था। लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। जैन के घर से कॉल आया कि जैन का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में चोट आई है। वो अभी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिलहाल शादी वक्त पर करना बहुत जरूरी थी क्योंकि सारे पेपर तैयार हो चुके थे। पेपर्स की थोड़ी बहुत कार्यवाही रहती थी जो शादी के अगले दिन पूरी होनी थी और फिलहाल हाल ये निकला कि जैन व्हीलचेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी की रस्में पूरी करेगा। मेरा दिल ये सोचकर उदास हो गया था। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन खैर मैंने इसी पर भगवान का धन्यवाद किया कि जैन को ज्यादा चोटें नहीं आई थीं। बस उसके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था जो कुछ ही दिन में ठीक हो जाना था। खैर तीसरे दिन मेरी और जैन की शादी बहुत ही सादगी से हो गई थी। विदाई अभी नहीं हुई थी। जैन का कहना था कि वो अपनी दुल्हन को विदा कराकर सीधा अमेरिका ले जाना चाहता है, लेकिन शादी के चौथे दिन ही एक और अजीब सी खबर सुनने को मिली कि जैन अमेरिका वापस चला गया है। मेरे पेपर्स में कुछ दिक्कत आ रही थी। उनकी कार्यवाही पूरी होने में अभी 8 दिन का टाइम लगना था और जैन इतने दिन तक रुक नहीं सकता था, इसीलिए वो वापस चला गया। जब मेरे पेपर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद जैन मुझे अमेरिका बुला लेगा। इन सारी अजीब अजीब प्रॉब्लम्स में मैं बेचैन होने लगी थी। अब तो मेरी माँ भी परेशान हो गई थी। जब देखो रोज एक नया फलसफा छिड़ जाता था। खैर मैं अपने दिल को समझा चुकी थी कि जो भी था, अब मैं जैन की पत्नी थी, वो मेरा पति था और मैं कुछ ही दिनों में विदा होकर उसके पास अमेरिका चली जाती। मुझे जैन ने अपने पास बुलाने के लिए कागजात तो बनवाना शुरू कर दिए थे। कभी कभार वो मुझे कॉल पर बात भी करता था, लेकिन थोड़ी सी बात करने के बाद फोन बंद कर देता। मैं चाहती थी कि वो मुझसे ढेरों बातें करे, अपने दिल की, अपनी बेचैनियां मुझे बताए, लेकिन वो हालचाल पूछने के बाद फौरन फोन बंद कर देता। मैं सोचती रहती कि मैं उससे ये बात करूंगी, वो बात करूंगी, लेकिन वो सारी बातें मेरे दिल में ही कहीं दबी रह जाती और मेरा पति फोन बंद कर देता। ताई की तीनों बेटियां विदा होकर अपने अपने घर चली गई थीं। जब से मेरा रिश्ता जैन के साथ हुआ था तब से ताई की तनी हुई गर्दन में कमी आ गई थी। वो अभी तक इस बात पर हैरान थी कि मेरी शादी इतने ऊंचे घराने में कैसे हो सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन यही सच था और मुझे अपनी किस्मत पर अब गर्व हो रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने पति के पास चले जाना था। मेरे घर वाले बिना पति के मुझे विदा करने पर तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना था कि अभी जैन वापस नहीं आ सकता, उसके बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है और यूं भी हमने मारिया को अपनी बेटी बना लिया है और हम अपनी बेटी बनाकर उसे ले जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहें,
आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर मम्मी पापा कुछ हद तक संतुष्ट हो गए थे, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने बहुत बातें बनाई थी कि बिना दूल्हे के दुल्हन को कौन विदा करता है, मगर माँ बाप ने किसी की भी ना सुनी। फिर जब मैं एयरपोर्ट से रवाना हुई तब आखिरी बार माँ बाप से मिलते हुए मेरी पलकें भीग गई थीं। मैं उनसे कभी एक दिन के लिए भी जुदा नहीं हुई थी, कभी दूसरे शहर भी नहीं गई थी। अब अचानक से दूसरे देश जाना मेरे लिए खुशी की बात होने के साथ साथ दुख का कारण भी थी कि न जाने कब मैं फिर से अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों को मिल सकूंगी। उनसे मिलते हुए मैं विदा हो गई थी। फिर जब मैं प्लेन में जाकर बैठी तो भविष्य के सुनहरे सपने मेरी आंखों में सज गए थे और मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी थी। जाने वो कैसा होगा, वो मेरा कैसा स्वागत करेगा। मेरे साथ उसकी जितनी भी बातें हुई थी वो मुझे बहुत ही गंभीर स्वभाव का व्यक्ति लगा था। मुझे विश्वास था कि मैं अपनी शरारतों और मस्ती से उसकी गंभीरता को बदल दूंगी, उसे अपने रंग में रंग दूंगी। जब मैं इस अजनबी जमीन पर उतरी तो मुझे लेने के लिए वहां एक लड़की मौजूद थी। उसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। मेरे फ्यूचर ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया था। वो लड़की कहने लगी, मिसेज जैन, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं आपके पति की सेक्रेटरी हूँ। वो मुझे उस घर ले गई जो एक बहुत बड़ा महल था, जैसे मेरे सपनों का घर, और मेरे पति भी तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे थे। मेरा दिल बेतरतीब ढंग से धड़कने लगा। उसने कहा, क्या आप अपने पति से अभी इसी तरह मिलना चाहती हैं या आप पारंपरिक दुल्हनों की तरह सज धज कर उनके सामने जाना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर मैं झिझक गई। मैंने कहा, तो मुझे ऐसे ही उनके सामने ले चलो। उसने मेरे चेहरे पर खिलते रंगों को दिलचस्पी से देखा और फिर एक कमरे के पास छोड़कर वापस चली गई। जाते जाते उसने कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई क्योंकि मैं सफर से काफी थकी हुई थी। मेरा ध्यान अपने पति की ओर ही लगा हुआ था। उस लड़की ने तो कहा था कि मेरे पति कमरे में हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। इस कमरे में 3-4 दरवाजे थे। न जाने मेरे पति कहाँ थे। मैं बुरी तरह से थकी हुई थी। काफी देर तक मैं उनका इंतजार करती रही और फिर आखिरकार सो गई। मुझे सोए हुए न जाने कितनी देर हो गई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे गालों को नरमी से छू रहा हो। सोते हुए भी मुझे अजीब सा एहसास हुआ था और फिर अचानक जैसे मैं होश में आ गई थी। मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी तो मैंने अपने ऊपर एक चेहरा झुका हुआ देखा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। मेरा सांस तेज तेज चलने लगा। जब मैंने उठकर देखा तो सामने तो मेरे पति बैठे थे। मेरा डर देखकर वो एकदम से मुस्कुरा दिए। कहने लगे, मैं नहीं समझता था कि जब तुम मुझसे पहली बार मिलोगी तो मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट करोगी। उनका इशारा मेरे डर की तरफ था। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी, मैं नींद में थी, इस वजह से डर गई, वरना आप इतने डरावने हरगिज नहीं हैं। मेरे सो तुरंत जवाब पर वो हंस पड़े। कहने लगे, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, पहले कुछ खा पी लो, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। वो मुझे गहरी नजरों से देख रहे थे और मैं झिझकते हुए नजरें झुका गई। फिर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जब उनके पास पड़ी व्हीलचेयर पर मेरी नजर पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये व्हीलचेयर यहाँ पर किसके लिए मौजूद थी? फिर अगला दृश्य बहुत ही हैरत अंगेज था। उन्होंने किसी को आवाज देकर कमरे में बुलाया और एक मेल अटेंडेंट था। शायद उसने मेरे पति को व्हीलचेयर पर बैठने में मदद दी और मुझे कहने लगे, मुझे नीचे डाइनिंग हॉल में ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा। लेकिन उस समय मैं उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। मेरे चेहरे पर रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। मुझे तो कहा गया था कि जैन की एक टांग में हल्का सा फ्रैक्चर था, लेकिन जिस तरह से उनकी दोनों टांगें बेजान थीं, ये देखकर मेरा दिल कांप रहा था। जैन की दोनों टांगों में जान नहीं थी। मुश्किल से उस नौकर ने दोनों टांगों को संभाल कर व्हीलचेयर पर बिठाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने जो सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे, अब मेरे सारे सपने एक ही झटके में टूट गए थे। मेरे पति भी शायद मेरी मानसिक स्थिति को समझ गए थे, तभी उन्होंने इस समय मुझे बात करना जरूरी नहीं समझा और कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद एक खाना लेकर नौकरानी कमरे में आ गई, लेकिन मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसे कहने लगी, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी से बात करना नहीं चाहती। मैं बुरी तरह रोने लगी और रोते रोते निढाल हो गई। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मेरे पति मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल सकते और इस बात को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। शादी के लिए जल्दबाजी करना
व्हीलचेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी की सारी रस्में पूरी करना। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, यानी मेरे पति पहले से ही अपाहिज हैं। उनके एक्सीडेंट की झूठी खबर मुझे बताई गई थी ताकि जब शादी पर मेरे पति मेरे साथ शादी की रस्में करें तो लोगों पर ये राज न खुल जाए कि वो अपाहिज हैं। उन्होंने इस बात को इस पर्दे में छिपा दिया था कि एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी टांग में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। जल्दबाजी में मेरे पति को अमेरिका भेज दिया गया था। मुझे उनके साथ विदा नहीं किया गया था कि इंडिया में रहकर मुझे ये राज पता चल जाता और मैं घर में शोर मचा देती। ये इतना बड़ा धोखा था कि मैं उन पर पुलिस केस भी कर सकती थी। हम सब इस धोखे में आ गए थे। मैंने रो रोकर अपनी आंखें सुजा ली थीं। मेरे पति अब तक कमरे में नहीं आए थे। शायद मेरे पति भी मेरी हालत को समझने लगे थे। वो फिर से कमरे में नहीं आए थे। शायद वो मुझे संभलने के लिए समय देना चाहते थे। और फिर रो धोकर मैंने अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए और खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया। मैंने सोच लिया था मैं अपने परिवार वालों को इस धोखे के बारे में नहीं बताऊंगी। अपनी सास से पूछूंगी कि उन्होंने मुझे धोखे में क्यों रखा। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनका बेटा दिव्यांग है, चलने फिरने से मजबूर है, और ये बात छिपाकर मुझे उसके साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। मेरे आंसू किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर दूसरे दिन मेरी जैन के साथ मुलाकात हुई थी। मैं कमरे में बैठी थी जब वो मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैंने एक झटके से अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाया था। वो मेरी चेहरे की तरफ देखते रह गए। फिर उदासी से कहने लगे, मैं जानता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वे तुम लोगों से कोई भी बात न छुपाएं, तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दें। लेकिन वो लोग कहने लगे, ये बात जानकर शायद तुम लोग शादी से इनकार कर दो। तब मैंने जख्मी नजरों से जैन को देखा था। मैंने कहा, तो आप खुद मुझे ये बात बता देते। अब की बार वो लाजवाब हो गए। कहने लगे, मैं तुम्हें देखता तो तुमसे अलग होने का दिल नहीं करता था। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हें देखकर दिल में नई उमंगें जन्म लेने लगी थी। मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। चाह कर भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहा था। तुम्हारी मासूमियत और सादगी देखकर मुझे ये दुख हो रहा था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। लेकिन फिर मैं स्वार्थी बन गया और सोचने लगा, अगर ये थोड़ा सा झूठ बोलकर इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है तो मुझे चुप से काम लेना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी बन गया था। लेकिन मेरा विश्वास करो, तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनकी कोई बात, कोई दलील मेरे गुस्से को कम नहीं कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा लिया। कहने लगे, मेरी बात सुनो मारिया, जो होना था वो हो गया। अब तुम मेरी पत्नी हो और ये यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मेरे अस्तित्व में जो ये कमी है ये मेरे गॉड की दी हुई है। ये एक हादसे का नतीजा है। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप या कसूर नहीं है। अगर तुम इस वजह से मुझे सजा देना चाहती हो, मुझसे दूर रहना चाहती हो, तो तुम भी गलत कर रही हो। क्योंकि जो चीज़ मेरे बस में नहीं तुम उसकी वजह से मुझसे कैसे नाराज हो सकती हो। और मेरे पास भी इस सब से समझौता करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने चुपचाप उनके हाथों में अपना हाथ दे दिया। लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। और जैन के कहने पर ही मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान करना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी वे पहले से ही काफ़ी परेशान हैं। उनका दिल उदास हो रहा है कि न जाने कब मैं उनसे फिर मिलूंगी। और ऐसे में ये बात कहकर मैं उनके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। उनके सामने खुश रहने का दिखावा करते करते मैं न जाने कब हकीकत में खुश रहने का फन सीख गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी जख्म भरने लगे थे। और जैन से जो मुझे गिला था कि उन्होंने मुझसे यह हकीकत छिपाई थी, उन्होंने मेरे इस गिले को जैसे ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत और अपनापन दिया कि मैं चाह कर भी उनसे और नाराज न रह सकी। अपने दिल से उनकी मोहब्बत को दूर न कर पाई। देखते देखते 2 साल का वक्त बीत गया था और इन 2 सालों में जैन की मोहब्बत मेरे दिल में जैसे जड़ें जमा चुकी थी। अपने ससुराल वालों से भी मेरे गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे। मेरी सास ने मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगी थी कि उन्हें शुरू में ही मुझे सच बता देना चाहिए था, मगर मैंने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया। तब वो कहने लगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे खुशी है मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी समझदार लड़की का चुनाव किया। इस दौरान मेरी गोद में एक छोटी सी गुड़िया भी आ गई थी जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। जैन के ऑफिस के सभी मामलों को उनके वर्कर्स ही देखते थे
और कभी कभी मैं भी उनके साथ ऑफिस चली जाती। काफी हद तक मुझे भी उनके साथ ऑफिस के मामलों की समझ आने लगी थी। अब जैन का कहना था कि अब वो सारा कारोबार इंडिया में ही शिफ्ट करना चाहते हैं। वह अब इन कोशिशों में लगे हुए थे क्योंकि वो बहुत समय तक अपने परिवार वालों से दूर थे। अब बाकी की जिंदगी वो अपने परिवार के साथ गुजारना चाहते थे और मुझे भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस दौरान मेरा अपने परिवार वालों के साथ लगातार संपर्क था। मम्मी ने मुझे बताया कि ताई की तीनों बेटियां अपने घर में नाखुश हैं। उनकी एक बेटी को तो तलाक हो गया है और बाकी दोनों बेटियों के भी बहुत से ससुराली मुद्दों का सामना था। ताई अपने जिन दामाद का जिक्र गर्व से क्या करती थी, अब वो उन्हें कोसने और बद्दुआएं देने लगी थी। और उनकी वो बेटियां जो कभी किसी को कुछ नहीं समझती थीं, अब वो जमाने के चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी। ऐसे में मम्मी कहती कि गॉड जीसस का हमारे सर पर हाथ है कि तुम्हारे लिए मैंने बेहतरीन फैसला किया। मुझे तो यही डर था कि कहीं सबकी नजरें तुम्हें लग ना जाए, मगर गॉड ने तुम्हें बुरी नजर से बचाया। जिस दिन हम लोग घर वापस आए उस दिन मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे घर वाले भी मुझे लेने एयरपोर्ट पर आए थे और तब पहली बार मेरे मम्मी पापा ने जैन को देखा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मम्मी को मैंने आंखों के इशारे से चुप करा दिया था और वो इशारे को जैसे समझ गई थी, मगर उनकी निगाहों में ये शिकवा था कि मैंने उनसे ये बात क्यों छिपाई। मैं अपने ससुराल वालों के साथ उनके घर में अपने पति के साथ आ गई थी। फिर कुछ दिन बाद जब मैं मम्मी से मिलने के लिए उनके घर गई तो मेरी वजह से मेरी माँ बहुत दुखी थी। मैंने उन्हें ये कहकर शांत कर दिया कि माँ, जैन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी दोनों ही टांगें खराब हो गई थी। मेरा रिश्ता जुड़ा था, उस समय जैन बिल्कुल ठीक थे। अब बाद में हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते तो क्या गॉड हमसे इस बात पर खुश होता कि हम उस समय तो बहुत खुश थे जब हमें इतना अच्छा रिश्ता मिला था, और अब गॉड ने जैन को अधूरा कर दिया तो क्या हम उसका साथ छोड़कर गॉड को नाराज करते। मेरी माँ मेरी बात समझ गई थी। मैंने मम्मी को बताया कि मुझे जिंदगी से कोई गिला नहीं है। खूबियाँ खामियाँ हर इंसान में मौजूद होती हैं और मेरे पति में केवल शारीरिक दृष्टि से ये कमी है, लेकिन उनमें खूबियाँ ऐसी हैं कि मैं खुद पर गर्व करती हूँ। मम्मी ने जब मुझे इस तरह खुशहाल देखा तो वो भी चुप हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें भी मेरे ससुराल वालों से शिकवा था। लेकिन फिर आए दिन जब वो अपने परिवार वालों से कोई ना कोई ऐसी बात सुनती, जब किसी लड़की को अपने पति से शिकायत होती या किसी के ससुराल वाले उसके साथ जुल्म करते, तब मम्मी फिर से गॉड को थैंक्स करती कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और मेरे पति की कमी की वजह से मेरी ज़िंदगी मुसीबत नहीं बनी थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।